गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कंजर्वेशन लॉ, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोस्पिन एंड इट्स थर्ड कंपोनेंट। ये हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ आइसोस्पिन एंड इट्स थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था कि कोई भी जो मेसोन पार्टिकल हैं या बेरियन पार्टिकल हैं उनके लिए आइसोस्पिन की वैल्यू क्या होती है और उसके थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, वो हमने एक टेबल के द्वारा डिफाइन किया था, आइसोस्पिन की वैल्यू और उसके थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू। आज हम स्टडी करेंगे आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ। आज का टॉपिक क्या है? आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, कि आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस लेते हैं। जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल है नेचर की में, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस के बारे में स्टडी करें तो हम देखते हैं कि उनके अंदर आइसोस्पिन क्या रहती है। आइसोस्पिन क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, आइसोस्पिन इज कंजर्व्ड इन ओनली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन की बात करें तो उसके अंदर आइसोस्पिन का जो कंजर्वेशन है वो क्या होगा? वैलिड नहीं होता। आइसोस्पिन क्या होती है? उसके अंदर कंजर्व्ड नहीं रहती। तो मतलब इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ को क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। देखो लिखो क्या होगा? द आइसोस्पिन remain conserved in the interaction of elementary particles ठीक है, दिस लॉ इज नॉट फॉलो by electromagnetic and weak interaction ठीक है, therefore it is in the strong interaction। यहाँ पे क्या आएगा? strong। The isospin remain conserved in the strong interaction of elementary particle. This law is not followed in electromagnetic and weak interaction. Therefore, it is an approximate कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, और क्या होगा? फिर हम देखें
कि थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट का कंजर्वेशन लॉ क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आइसोस्पिन तो किस में कंजर्व रहती है, ओनली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। लेकिन आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट है वो देखें तो हम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, दोनों में ही क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा उसका I3 कंपोनेंट, लेकिन वीक इंटरेक्शन में कंजर्व्ड नहीं रहेगा। ठीक है, क्या होगा, इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक interaction of elementary particles the third component of isospin I3 remain conserved। ठीक है, इसका जो आइसोस्पिन है वो तो किस में कंजर्व रहती है, ओनली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। लेकिन इसके थर्ड कंपोनेंट की बात करें कंजर्वेशन की, तो वो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लेते हैं, कोई कंसिडर करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है, देखो जैसे पायोन या फिर पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन की प्रोसेस देखते हैं। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस है जो नेचर में अलाउड है। तो इसमें देखते हैं कि इसके अंदर I3 का आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व्ड रहता है या फिर नहीं रहता। तो ये किस में कन्वर्ट होती है, सिग्मा नेगेटिव प्लस के पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट होती है, पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन की प्रोसेस करवाएं हम, तो ये किस में कन्वर्ट होती है, सिग्मा नेगेटिव प्लस के पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम इनके थर्ड कंपोनेंट की बात करें कि I3 का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व्ड रहता है या फिर नहीं रहता इस प्रोसेस में। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस है। देखो पाई नेगेटिव का I3 कंपोनेंट कितना होता है, I3 कंपोनेंट ऑफ पाई नेगेटिव क्या होगा, -1 होता है। ठीक है, पाई नेगेटिव का I3 कंपोनेंट -1। प्रोटॉन के लिए देखें, I3 कंपोनेंट ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, +12। ठीक है, ऐसे ही तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा I3 का टोटल कंपोनेंट, I3 इज इक्वल टू कितना होगा, -1 + 1/2 इज इक्वल टू -1/2 या फिर -12। ये तो गया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड की बात करें तो क्या है, I3 कंपोनेंट ऑफ सिग्मा नेगेटिव कितना आएगा,
सिग्मा नेगेटिव का I3 कंपोनेंट -1 आता है, ठीक है। और I3 कंपोनेंट ऑफ K-on पॉजिटिव, इसका कितना आएगा +1/2। टोटल देखें राइट हैंड साइड में कितना आ गया, -1 + 1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो लेफ्ट साइड में भी I3 का टोटल कंपोनेंट कितना है -1/2, और राइट साइड में भी I3 का कंपोनेंट कितना है -1/2। तो क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस में हमने किसके बारे में बात की, कंजर्वेशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जो कि क्या हो रहा है फुल हो रहा है। मतलब इसका ये हो गया कि I3 का थर्ड कंपोनेंट का कंजर्वेशन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या होता है फुल होता है। अब हम और इंटरेक्शन देखते हैं, जैसे कुछ कि ये फॉलो हो रहा है या फिर ये लो सही है या फिर गलत है, ठीक है। जैसे एक प्रोसेस लेते हैं, जैसे लेते हैं पायोन नेगेटिव और प्रोटॉन की प्रोसेस लेते हैं कि हम देखते हैं कि ये कन्वर्ट होती है या फिर नहीं होती। सिग्मा पॉजिटिव प्लस K-on नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करें पायोन नेगेटिव की, I3 कंपोनेंट -1 और प्रोटॉन का कितना होता है +1/2। इधर देखें तो इसका क्या होता है पाई पॉजिटिव का 1 + 1 और K-on नेगेटिव का -1/2। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया -1/2 और राइट साइड में क्या है +1/2। मतलब I3 का थर्ड कंपोनेंट क्या होगा इक्वल नहीं है। और ये प्रोसेस अगर हम नेचर में कंप्लीट करवा के देखें तो क्या रहेगी, प्रैक्टिकली फॉर्म में अगर इसको प्रोसेस को करवा के देखें तो ये प्रोसेस अलाउड नहीं होती। क्या नहीं होती अलाउड नहीं होती। ये क्या होती है एक फॉरबिडन प्रोसेस है। फॉरबिडन प्रोसेस है मतलब ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस नहीं है तो मतलब इसके अंदर I3 कंपोनेंट का जो कंजर्वेशन लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो I3 कंपोनेंट का कंजर्वेशन लॉ किस में फॉलो होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। अगर वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है तो उसके अंदर I3 कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे हम वीक इंटरेक्शन प्रोसेस देखते हैं जो कि नेचर में पॉसिबल है। एग्जांपल लिया हमने वीक इंटरेक्शन का, वीक इंटरेक्शन कि वीक इंटरेक्शन जो कि नेचर में फॉलो तो हो रही है, जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, लेकिन हम उसके अंदर देखते हैं कि I3 का जो कंजर्वेशन लॉ है आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट का कंजर्वेशन लॉ है वो फॉलो हो रहा है या फिर नहीं होता। जैसे लेते हैं वीक इंटरेक्शन प्रोसेस ले ली हमने, जैसे सिग्मा नेगेटिव और वो किस में कन्वर्ट हो रही है पाई नेगेटिव प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये एक वीक इंटरेक्शन है जो कि एक अलाउड इंटरेक्शन है प्रोसेस है, वीक अलाउड इंटरेक्शन प्रोसेस है, नेचर में कंप्लीट होती है। तो हम देखते हैं कि वीक इंटरेक्शन में हमें पता है कि थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं रहता, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे कि इसके अंदर फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। तो I3 कंपोनेंट ऑफ Z नेगेटिव कितना हो जाएगा, या सॉरी सिग्मा नेगेटिव कितना होगा -1 और I3 कंपोनेंट ऑफ पाई नेगेटिव कितना होता है वो भी -1 और I3 कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रॉन का कितना होता है -1/2। तो लेफ्ट साइड में IC देखे तो I3 -1 है और राइट साइड में टोटल कितना हो जाएगा -1 - 1/2 कितना हो जाएगा -3/2। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब I3 का थर्ड कंपोनेंट है, सॉरी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है वो कंजर्व्ड नहीं हो रहा। लेफ्ट साइड में तो कितनी वैल्यू -1 और राइट साइड में -3/2,
जो कि इक्वल नहीं है तो कंजर्व नहीं हो रहा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये इंटरेक्शन प्रोसेस नेचर में अलाउड तो है, वीक इंटरेक्शन है, अलाउड है, लेकिन I3 कंपोनेंट कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो I3 कंपोनेंट का कंजर्वेशन लॉ है वो वीक इंटरेक्शन के लिए वर्क नहीं करता, उसके अंदर फॉलो नहीं होता। ठीक है, वो खाली किस में फॉलो होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। ठीक है, क्या लिखेंगे, दैट मीन्स I3 is not conserved। ठीक है, but this interaction is detected sometime, but this interaction is detected sometime by decay process। ठीक है, ठीक है, अगर इस डीके प्रोसेस को करवा के देखें तो I3 कंपोनेंट तो कंजर्व्ड नहीं रहता, लेकिन ये प्रोसेस फिर भी अलाउड होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।